Hello everyone, welcome to the class. This is the Neetu here. Today we have to discuss about the topic motion in a straight line. अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम कौन कौन से टॉपिक को आने वाले लेक्चर्स में या फिर इस वीडियो में जितना कवरअप हो पाएगा उतना हम करते हैं। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका मोशन और रेस्ट। मतलब मोशन और रेस्ट के बारे में हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मोशन स्टेट एंड व्हाट इज़ द रेस्ट स्टेट अबाउट दिस, एंड वन डायमेंशनल मोशन को डिस्कस करके चलेंगे। छोटा सा हम इसमें थोड़ा सा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बाकी पूरे चैप्टर में तो हम 1 डायमेंशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन 2 डायमेंशन और जो 3 डायमेंशन है उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे, उसके थोड़े से कुछ एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। ब्रीफ में हम उसको नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें पढ़ेंगे 2 डायमेंशन में सब। उसके बाद आएगा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। और फिर इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पर जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी हम इसमें डिस्कस करके चलेंगे आने वाले लेक्चर में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड होगी, स्पीड में हमारे पास हम एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वेलोसिटी में हम एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन सभी के बारे में डिस्कस करके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द स्पीड, वेलोसिटी एंड इट्स टाइप। मतलब जो स्पीड होती है और वेलोसिटी होती है उसकी जो टाइप्स होती है, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके स्पीड से रिलेटेड या फिर वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं वो सभी हम इसमें डिस्कस करके चलेंगे। एंड इन द लास्ट टॉपिक ऑफ द दिस टॉपिक, ये इसमें हम क्या डिस्कस करके चलेंगे, आपके जो नीट और जेईई एडवांस में जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। 100 क्वेश्चंस की सीरीज़, ये आपकी एक लेक्चर में पूरा एक वीडियो होगा इस पर, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में। सबसे पहला टॉपिक होगा आपका मोशन एंड द रेस्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द मोशन। व्हाट इज़ द मोशन? अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिप्स किस में है, मोशन में है, ठीक है। अब जैसे मैं चल रही हूँ तो इसका मतलब मेरी पोजीशन क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इसका मतलब मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। और रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी बॉडी है अगर अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं करती है तो इसका मतलब वो किस में होगी, रेस्ट में होगी। ओके, अब जैसे कि मोशन और जो रेस्ट है इनको हम एब्सोल्युटली डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि हम ये नहीं बोल सकते कि एब्सोल्यूट मोशन है या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट है। एग्जैक्टली हम मोशन और रेस्ट को डिफाइन कर ही नहीं सकते, इनको हम सिर्फ रिलेट कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास रिलेटिव टर्म्स होती है, हम इनको एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं बोल सकते। ये हमारे पास कैसी टर्म्स होती है, रिलेटिव, नॉट द एब्सोल्यूट टर्म्स। ओके, अब ये रिलेटिव टर्म्स कैसे होती हैं, अब जैसे कि मैं हूँ, अब मेरे पास ये मार्कर है, अब मेरे रिस्पेक्ट में मार्कर किस में, रेस्ट में। मैंने रोटेट किया तो भी मेरे रिस्पेक्ट में मार्कर किस में हो, रेस्ट में। लेकिन आपके रिस्पेक्ट में तो इसकी पोजीशन चेंज होगी ना, पहले पोजीशन ये थी, बाद में इसकी पोजीशन ये हो गई, तो आपके रिस्पेक्ट में तो किस में हो गया, मोशन में हो गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन को तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। इसमें एक टर्म आती है आपकी फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, एक टर्म होती है आपकी फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि हम कहाँ से खड़े होकर ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कहाँ से खड़े होकर ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे रिस्पेक्ट में थे मार्कर किस में, रेस्ट में, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में मार्कर किस में था, मोशन में था। तो इसका मतलब मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या थी, ये यहाँ खड़ी हूँ मैं। आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जहाँ आप खड़े हो वो हो गया आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक पर्सन ए है, ठीक है, ये पर्सन ए है, ये ग्राउंड पे खड़ा है। अब यहाँ पर एक बस है या फिर ट्रक है, जो भी आपको लेना आप वो ले सकते हो, बस कार ट्रक जो भी है। तो ये हमारे पास क्या है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये जो बस है ये किससे मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। और कोई एक दूसरा पर्सन है बी जो इस बस में बैठा हुआ है और इसने अपने साथ में रखा हुआ है एक ब्लॉक। ओके, पर्सन बी है वो बस में बैठा हुआ है और इसने अपने साथ में रखा हुआ है एक ब्लॉक। तो इसका मतलब अगर बस वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो जो आपका ये पर्सन बी है और जो ये ब्लॉक है ये भी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, वी वेलोसिटी से मूव करेगा ना। तो ए के रिस्पेक्ट में तो ये ब्लॉक किस में होगा, मोशन में, क्योंकि ए तो ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा होके देख रहा है, बस आगे जा रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में तो जो ब्लॉक होगा वो किस में होगा, मोशन में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन जो आपका बी है इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक किस में होगा, अरे ब्लॉक के साथ में बैठा हुआ है पर्सन। अब जहाँ जहाँ बस जा रही है वहाँ ब्लॉक और ये पर्सन दोनों जा रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये ब्लॉक किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो सारा का सारा खेल रेस्ट और मोशन में किसका होता है,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है। तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ग्राउंड और पर्सन बी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस था बस। तो इसका मतलब पर्सन ए के रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक किस में होगा, मोशन में, और जो आपका पर्सन बी है इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक किस में होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, इस लेक्चर में इस मोशन और रेस्ट में हम इतना ही डिस्कस करके चलेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम वन डायमेंशन मोशन की बात करते हैं। तो क्या होता है आपके पास वन डायमेंशन मोशन, तो क्या होता है आपका वन डायमेंशन मोशन। तो वन डायमेंशन मतलब का मोशन का मतलब होता है कि हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। मतलब ऑब्जेक्ट या तो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, फिर जेड एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। ठीक है, तो मतलब आपकी तीन ही एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों में से किसी भी एक एक्सिस के अलोंग अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो आपका क्या होगा, वन डायमेंशन मोशन होगा। जो आपका वन डायमेंशन मोशन होता है इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम होता है रेक्टिलिनियर मोशन। वैसे तो आपके जो मोशन होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, आपके वाइब्रेटरी, रोटेटरी, काफ़ी सारे मोशंस होते हैं, लेकिन इसमें हम ओनली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को ही डिस्कस करके चलेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर में आपके वन डायमेंशनल मोशन होता है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी हम डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी होता है। ये आपके वन डायमेंशन मोशन के ही नाम होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखो मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस का लॉन्ग, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ये आपकी बस, कार, ट्रेन जो भी है, ठीक है, ट्रेन ओके, आपकी जैसे भी जो भी आपकी बस, कार, ट्रेन जो भी है, ये इसके लॉन्गर एक्स एक्सिस का लॉन्गर ये मूव कर रही है, तो इसमें तो हम सिंपली पहचान जाएंगे कि मैम ये एक एक्सिस का लॉन्ग इसमें मोशन हो रहा है, इसलिए हमारे पास ये वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो आपका कोई भी ये ट्रेन है वो आपकी ऐसे इस वाली लाइन पे मूव कर रही है, इस लाइन पे मूव कर रही है, अब बताओ मुझे कौन सा मोशन होगा, कैसे पहचानोगे इस टाइप के मोशन को। अब आपको तो लग ही नहीं रहा होगा, आप कहोगे कि मैम इसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ये वन डायमेंशन मोशन तो होगा ही नहीं, ये वन डायमेंशन मोशन ही होगा। कैसे होगा, आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब तीनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। अब चाहे आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे भी घुमाओ, ऐसे ऐसे कैसे भी घुमाओ, मतलब आपकी मर्जी है, लेकिन तीनों के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री, बस वो चीज़ नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये होती है। तो हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम को घुमा देते हैं, तो आपकी एक्स एक्सिस कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी ना। अरे इसको घुमा दिया नहीं इसको, तो आपके कुछ ऐसे दिखेगा डायग्राम। तो आपकी ये जो आपकी ट्रेन थी वो कौन सी एक्सिस पे आएगी, एक्स एक्सिस पर आ गई ना, सिंगल एक्सिस पर। तो इसका मतलब ये मोशन इसका कैसा होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। क्लियर हो गया। तो अब तो नहीं बोलोगे ना कि मैम इसका मोशन है ये टू डायमेंशन मोशन होता है, इसका ये मोशन होता है ये वन डायमेंशन मोशन ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना कि जो आपका वन डायमेंशन मोशन होता है इसमें कभी भी आपको कर्व देखने को नहीं मिलेगी। जैसे आपका सांप चलता है ना ऐसे, तो इसमें कर देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ पर भी आपको कर देखने को मिलती है तो इसका मतलब वो जो मोशन होगा वो होगा आपका टू डायमेंशन मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा, टू डायमेंशन मोशन होगा। देखो इसमें आपकी दोनों एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, टू डायमेंशन में क्या होगा, आपकी दो एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब आपकी वो दोनों एक्सिस, कोई भी दो एक्सिस हो सकती है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, दो एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब इसका जो मोशन है वो टू डायमेंशन है ना, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है, जो भी आपकी ट्रेन है, बस है, वो लेफ्ट राइट भी मूव कर रही है और आगे पीछे भी मूव कर रही है, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, आपका टू डायमेंशन मोशन हो जाएगा। अच्छा, जो टू डायमेंशन जो मोशन होता है, जैसे कि हमने वन डायमेंशन मोशन को बोला था कि इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, वैसे ही जो टू डायमेंशन मोशन होता है उसको हम मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। टू डायमेंशन मोशन को हम क्या बोलेंगे, मोशन इन ए प्लेन भी बोल के चलेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थ्री डायमेंशन मोशन। अब क्या होता है कि वन डायमेंशन में तो सिर्फ एक एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट था, आपका टू डायमेंशन में दो एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट था। इसी तरह से जो आपकी थ्री डायमेंशनल मोशन होगा इसमें आपकी तीनों एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस होती है, तीनों एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, कोई भी हमारे पास बर्ड्स हैं, वो उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो उनको उन पे रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा भाई, जैसे मर्जी होगी वैसे उड़ेंगे बर्ड्स को। तो इसका मतलब वो किसी भी एक्सिस में मूव कर सकते हैं।
हैं तो उनका जो मोशन होगा वो कैसा होगा आपका 3 डायमेंशन। अब गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि तुम्हें इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, तीनों डायरेक्शंस में मूव करेंगे, तीनों एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो भी कैसा होता है आपका 3 डायमेंशन। फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं, इनका मोशन भी आपका कैसा होता है 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कवर अप कर लिया आपके मोशन, रेस्ट, 1 डायमेंशन मोशन, 3 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, 3 टॉपिक अभी तक आपके कवर हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है आपका डिस्टेंस, उसके बाद आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। यू मस्ट फॉल इन लव विद द फिजिक्स इफ़ यू कनेक्ट विद मी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, नाउ व्हाट इज़ द डिस्टेंस, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक डिस्टेंस। तो क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है दूरी, कि कितनी हमने दूरी तय की है, कितना हमने डिस्टेंस कवर किया। अरे वही तो पढ़ना है, क्या होता है डिस्टेंस। तो देखो जो आपके पास टोटल पाथ लेंथ जो आप कवर करते हो वही आपका क्या होगा डिस्टेंस होगा। मतलब कि आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आपने कौन सी कितनी ज़्यादा पाथ लेंथ आपने कवर की है वही आपका डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका कोई भी एक पॉइंट ए है, ये आपका कोई भी पॉइंट बी है, तो ए आपकी क्या है इनिशियल पोजीशन और जो बी है वो क्या आपकी फाइनल पोजीशन है। तो आपको ए से लेकर बी तक जाने के लिए कितना आपको टोटल पाथ लेंथ कवर करनी पड़ी वही डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप इस पाथ से गए तो आपने कितना टोटल पाथ लेंथ कवर किया, अगर आप इसे घूम फिर के ऐसे जा रहे हो तो आपने कितना कवर किया, फिर आप स्ट्रेट जा रहे हो, नो मैटर कि आप कैसे जा रहे हो, हमें इस चीज़ से मतलब है कि आपने पाथ लेंथ कितनी कवर की है। ओके, तो वही आपका क्या होता है डिस्टेंस होता है। तो इस वाले केस में आपका डिस्टेंस कम होगा, इसमें थोड़ा सा सॉरी सबसे ज़्यादा इस वाले केस में होगा, फिर उसके बाद इसमें सबसे कम डिस्टेंस किस में होगा, इसमें होगा। ठीक है, अच्छा तो डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने इसको। तो ये टोटल पाथ लेंथ होती है। इसके बाद होता है कि जो आपका डिस्टेंस होता है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका बराबर हो सकता है, ये पॉइंट आपका तब क्लियर करेंगे जब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अभी आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं पता तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इसको याद करो कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि या तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो आपका डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड व्हाट इज़ द स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनमें क्या होता है कि सिर्फ जिनको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि इनको अगर डायरेक्शन नहीं है तो भी चलेगा। मतलब कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। और जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों अवेलेबल हैं तो उनको बोल देंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई भी एक ब्लॉक है, इसका मास आपका 15 kg इसका मास है, ये ब्लॉक है इसका मास है 15 kg। तो यहाँ पर जो आपका 15 है ये क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि कोई दूसरा ब्लॉक है वो आपका है 10 kg का है, तो 10 उसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मेंशन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ओनली मैग्नीट्यूड दे रखा है तो वो क्या हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। समझ में आया। तो जो डिस्टेंस होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होगी कैसे, अब देखो अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तो आपकी फिक्स डायरेक्शन है, तो आपकी डायरेक्शन है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे हो, सपोज करो कि आप इस पाथ पे मूव कर रहे हो, तो इस पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन क्या होगी ये, इस पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन क्या होगी ये, इस पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो आपकी क्या हो रही है कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, आपकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो ये कैसी क्वांटिटी होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। और दूसरी बात जो आपका डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। और आगे हम पढ़ेंगे जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीन हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद देखो जो डिस्टेंस होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एल। अरे डिस्टेंस का मतलब लेंथ ही होता है ना, टोटल लेंथ है और लेंथ को किस में एल से डिनोट करेंगे डायमेंशन में। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी आपकी मीटर होगी। ओके,
इसके बाद जो एरिया होगा स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा, हमें डिस्टेंस देगा। एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा, जो आपकी स्पीड होती है, और स्पीड को तो सिंपल वी से डिनोट करेंगे, अगर इसके ऊपर मैं वेक्टर लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो जो स्पीड होगा, अगर एरिया निकालते, किसी भी ग्राफ का एरिया निकालने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम आपका क्या होता है, डिस्टेंस, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, एरिया। तो इस ग्राफ का एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ द डिस्टेंस टाइम एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज गिव द डिस्टेंस। ये आपका सब कुछ डिस्टेंस के बारे में था। तो क्या होता है डिस्टेंस, हमारे पास सिंपली टोटल पाथ लेंथ होती है डिस्टेंस, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आपका कि आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ए है और आपको फाइनल पोजीशन सी तक पहुंचना है। तो आप पहले ए से बी गए, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर का। फिर आप बी से सी आए, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 मीटर का। तो इसने पूछा है कि आपको ए से सी तक कितना टोटल आपने डिस्टेंस कवर किया। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + में 2 आपका क्या हो जाएगा, 5 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक शॉर्टकट भी है, ए से डायरेक्ट सी तक जा सकते हैं, लेकिन ए से डायरेक्ट सी तक जाएंगे तो ये शॉर्टकट आ जाएगा। इस शॉर्टकट को, इस शॉर्टेस्ट पाथ को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ये हम अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बाद। तो आगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब होता है आपका टोटल पाथ लेंथ। अब पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओके। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस हमने देख लिया, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ जितनी कवर करते हैं वो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, मतलब कि आपको इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए आपने जो सबसे छोटा रास्ता जो चुना है वो ही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। हमने पिछली बार जब डिस्टेंस हमने स्टडी किया था तब उस टाइम पर हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि ए है और ये आपकी बी पोजीशन है, ठीक है। ए आपकी इनिशियल पोजीशन और बी आपकी फाइनल पोजीशन है। तो अगर आप इसको यहाँ से ऐसे घूम फिर के अगर जा रहे हो ए से बी तक, तो ये तो आपका डिस्टेंस था। लेकिन ये वाली जो है आपका ए से बी तक, जब आप स्ट्रेट लाइन में एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अरे ए से बी तक पहुँचने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है कि आप स्ट्रेट जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट जाओ, तो आपका वो सबसे छोटा रास्ता हो गया। तो वही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन होती है। स्ट्रेट लाइन अगर पाथ है तो उसकी एक ही डायरेक्शन होगी। अगर कोई भी पर्सन है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा ना। तो इसका मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है। और क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में। तो क्या होता है कि अगर आपने, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये बी आपकी क्या है, फाइनल पोजीशन, तो इनमें जो चेंज इन पोजीशन होगा वही आपका क्या डिफाइन करेगा, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन पोजीशन से फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आपका डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी हो। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी, क्योंकि डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं थी ना, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या थी, अलग थी ना, तो फिक्स डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन तो क्या होती है, आपकी फिक्स होती है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ में आ गया। अब देखो, आपको मैंने पिछले डिस्टेंस पढ़ा था तब एक पॉइंट बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। या तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या फिर डिस्टेंस के इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट, यही था ना। तो कौन सा केस है जिसमें आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, ये देखो। जब आप स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करोगे तो आपका जो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आपके पास रास्ता ही एक है ए से बी तक जाने के लिए, आपको आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, कोई कंडीशन लगा दे कि आपको स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करना है, ए से बी तक जाना है, स्ट्रेट लाइन पाथ में जाना है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट मूव करोगे ना, तो क्या होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो उस स्ट्रेट लाइन पाथ वाली जो कंडीशन होती है उस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। स्ट्रेट लाइन वाली पाथ की कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अदरवाइज जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। ओके, हो गया। इसके बाद जो आपकी डिस्टेंस की SI यूनिट थी मीटर, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट की होगी, वही आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा L। ओके, अब आपका जो डिस्टेंस था वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पे देखना तीनों कंडीशंस होती हैं आपकी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव तो समझ में आता है
कि भाई पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, नेगेटिव कब होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, सपोज करो कि आप यहाँ से चले ए पॉइंट से, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, अब आप कहाँ तक गए, यहाँ तक गए, उसके बाद आपने एक टर्न ले लिया 5 मीटर जाने के बाद आपने वापस टर्न आ गया, आप वापस आ गए 2 मीटर के डिस्टेंस पर वापस आए, तो आप इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, घट गया ना। अरे पहले 5 था, फिर आपने टर्न ले लिया तो कितना हो गया, 3 हो गया ना। अरे 3 हो गया, 5 - 2 ऐसे निकालेंगे ना इसका डिस्प्लेसमेंट। अरे 5 - 2 3 मीटर का इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव डिस्प्लेसमेट। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें हम देखेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, उसके भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स, उसके बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे हम उसमें डिस्कस करके चलेंगे, डोंट वरी। अच्छा, जीरो किस केस में होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, अगर आपकी इनिशियल और पोजीशन फाइनल पोजीशंस दोनों को कंबाइन कर दें मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, मतलब कि पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट किया था पार्टिकल ने, घूम फिर कर पार्टिकल अगर वहीं पर ही वापस आ जाता है तो इसका मतलब उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जैसे कि आपका सर्कल के केस में होता है, पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वापस इसी पॉइंट पर आ गया, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन और यही क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल पोजीशन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि इनिशियल और फाइनल अगर सेम हो जाएंगी तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अरे जो इनिशियल है वही आपकी फाइनल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। तो डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। उसके बाद देखो सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है कैसे फाइंड आउट करोगे, चेंज इन द पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस प्लस में वाई एक्सिस, इसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल मैथ्स फॉर्मूला है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया था वो तो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था, डिस्टेंस, ऐसे देखा था ना हमने। अरे जो स्पीड टाइम जो ग्राफ था इसका जो एरिया था वो हमें क्या दे रहा था, डिस्टेंस दे रहा था। क्यों दे रहा था, क्योंकि एरिया हमेशा कैसे निकालते हैं, दोनों एक्सिस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो v इंटू में t हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है ना डिस्टेंस। लेकिन एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें प्रोवाइड करेगा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसमें स्पीड की जगह अगर वेलोसिटी ले लें तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इसका एरिया वी टी ग्राफ का एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, एक हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होता है इस वेक्टर की वैल्यू v इंटू डी टी, वी और डी टी का इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट है वो कर्व लाइन नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट आपका स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन आपकी कब होगी, जब आपका कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ओके, तो ये थे आपके डिस्प्लेसमेंट के कुछ एक पॉइंट्स। आई थिंक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे 4 टॉपिक क्लियर हो, 5 टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल पार्ट है आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपको यहाँ से जो भी आपने पीछे थ्योरी में पढ़ाई है सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, तो हम देखते हैं इनके बेस पर न्यूमेरिकल्स। तो हमारे ये 5 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, मोशन, रेस्ट, वन डायमेंशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पर कुछ एक न्यूमेरिकल्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। सिंपल से न्यूमेरिकल है, यहाँ पर मैंने 3-4 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, आपके टॉपिक की बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कैसे होता है, कि अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सिंपल से न्यूमेरिकल्स है, देखो जस्ट। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका गिवन है, ए से कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन चला है और वो बी तक पहुंच गया। अब बी से बी तक वो पहुंचा कैसे है, सारा खेल तो पाथ का ही है, कैसे पहुंचा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो पहले ए से सी तक गया और फिर सी से वो बी तक गया। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए उसको 2 सेमी सर्कल से गुजरना पड़ा, मतलब कि पहले ए से सी गया फर्स्ट सेमी सर्कल, फिर सी से बी गया दूसरा सेमी सर्कल। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस तो हमारा सिंपली
इन दोनों सेमी सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट सिंपल स्ट्रेट लाइन होता है, ए से सी तक शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट पाथ इसका क्या हो सकता है, क्या ए से डायरेक्ट बी तक स्ट्रेट जाओ तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, तो देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाली सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर, और अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, मतलब इस वाली सर्कल का। ओके, प्लस में इस वाली सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा आपका, ये तो इस सर्कल का हो गया ना, इस वाली सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r/2, क्योंकि इसका रेडियस कितना r/2, ये कंप्लीट के लिए हो गया। और हाफ अगर सेमी सर्कल के लिए करेंगे तो 2 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपका 2 से 2 गया, और यहाँ से बच गया आपका पाई आर प्लस पाई r/2, यहाँ से 3 पाई r/2 क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डायरेक्ट निकलेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे, ए से बी तक, यहाँ तक का, तो इस वाली सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है r, और इस वाली सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है r/2, तो ये डिस्टेंस भी r और ये वाला डिस्टेंस भी r, मतलब कितना हो गया आपका 2r, हो गया 2r। अब इस वाली सर्कल के लिए c से b तक का क्या हो जाएगा, ये इतना डिस्टेंस है, ये आपका क्या है r/2, और ये इतना डिस्टेंस है, ये भी क्या आपका r/2 प्लस r/2 क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा। तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 3r के इक्वल क्या आ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपली सोल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो कि आपके पास कोई भी पार्टिकल पर्सन ऑब्जेक्ट जो भी आप ले रहे हो, उसने ए से चलना स्टार्ट किया। अब ए से वो चला, ए से बी तक गया, ए से बी तक उसने डिस्टेंस कवर किया आपका 100 मीटर का। ए से बी तक जब पार्टिकल गया तो उसने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर। अब उसने क्या किया, बी से यू टर्न ले लिया अपना, बी से ये दोबारा से मूव करके कहाँ तक आ गया, सी पॉइंट तक मूव आ गया, सी पॉइंट तक आ गया। अब जब ये सी पॉइंट तक आया है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 80 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, पहले 100 मीटर का कवर करके यहाँ गया और वापस कितना आ गया, 80 मीटर वापस आ गया, तो ये कितना बच गया, सिंपली अगर देखिए तो 20 मीटर बच गया ना, अरे 20 ही बचेगा। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि ए अगर इसकी इनिशियल पोजीशन है और सी अगर इसकी फाइनल पोजीशन है तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसमें सिंपली सोचो, डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि टोटल पाथ लेंथ इसने कवर कितनी की, तो टोटल ये कितना चला है भाई, पहले ए से बी गया फिर बी से सी आया ना, तो इसका मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस, तो ए से बी तक 100 और बी से सी तक 80, ये क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, पाथ से मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही। तो ए से सी के बीच में कितना है, इतना ही है ना। अरे क्यों पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा शॉर्टकट लेने के लिए, शॉर्टकट के लिए तो डायरेक्ट ए से सी तक आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ये क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 100 गया, 100 प्लस माइनस में कितना हो जाएगा 80 वापस आया ना, अरे 100 आगे गया प्लस 100 और पीछे आया कितना 80, तो माइनस 80, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 20 क्या आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, ये सर्कल के बेस पर है, तो इसमें हम जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हमने देख लिया, पॉजिटिव भी देख लिया, अब जीरो डिस्प्लेसमेंट और देख लेते हैं एक बार। पार्टिकल है वो हमारे पास ए से चलना उसने स्टार्ट किया, ए से बी पोजीशन पर गया, फिर बी से वापस ए पर आया। तो हमें फाइंड आउट करने इसमें दो केसेस डिस्कस करके चलेंगे। जब पार्टिकल ए से वापस ए पर आएगा तो इसका कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब पार्टिकल ए से बी तक जाएगा तो इसका कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहला केस देखते हैं, जब पार्टिकल ए से वापस ए पर आएगा तो अगर कोई भी पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है, मतलब जब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दोनों बराबर हो जाती हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर अगर पार्टिकल वापस आ गया तो उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। अरे क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस दोनों सेम हो गई ना, तो x इनिशियल माइनस में x फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल सेम, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a से चला और वापस a पर आ गया, तो जितनी इस सर्कल की सरकमफ्रेंस है वही क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस। और सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई r, और इस सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ये। और पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू रखो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद a से b तक के लिए हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, a से b तक का डिस्टेंस कितना होगा आपका, a से b तक का कैसे फाइंड आउट करेंगे, a से b तक का। देखो
ए से बी तक हमारे पास क्या बन रही है, एक सेमी सर्कल बन रही है ना, सेमी सर्कल बन रही है। और सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2πr/2, 2πr/2। ये क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस, अरे ये हो जाएगा ना ए से बी तक सेमी सर्कल बनाएगा ना ये, तो ये क्या हो जाएगा 2πr/2। ठीक है, 2 से 2 गया, πr क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए से बी तक अगर इसको डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट अगर इसको जाना है तो ये डायरेक्ट कैसे जाएगा, डायरेक्ट ऐसे जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन करेगा। तो यहाँ तक का डिस्टेंस आपका, यहाँ तक का क्या है 7 सेंटीमीटर, और ये कितना आपका 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस में 7 कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें हम एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करके चलते हैं कि अगर पार्टिकल किसी भी स्क्वायर पाथ में मूव कर रहा है, फिर किसी भी सर्कल में मूव कर रहा है, एक जनरल केस हम डिस्कस करके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर आपका कांस्टेंट स्पीड से किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उस केस में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट अगर वो किसी भी स्क्वायर पाथ पर मूव कर रहा है तो उस केस में हम कैसे डिस्कस करके चलेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी तक मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, जो आपकी स्पीड होती है वो तो होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो आपकी वेलोसिटी होती है वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये होता है। बस इसमें यही एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ होगा। बाकी तो हम स्पीड और वेलोसिटी से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें स्पीड और वेलोसिटी को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर कोई भी पार्टिकल है वो एक किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव करे कांस्टेंट स्पीड से। अच्छा, जो अगर कोई भी पार्टिकल है वो आपका सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो तो कांस्टेंट होती है, क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? नहीं होगी वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसमें देखो, पार्टिकल जब आपका यहाँ होगा ऑब्जेक्ट तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो डायरेक्शन ये होगी, यहाँ होगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही है, लेकिन इसकी स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो पार्टिकल इसमें कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो हमने माना कि पहले इनिशियल पोजीशन ए पर था, फिर उसके बाद ये फाइनली चलकर कहाँ चला गया, बी पर। तो इसने कितना एंगल ट्रेस किया, थीटा एंगल इसने ट्रेस किया, और आर इसका हमने रेडियस ले लिया। ओके, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो तो हम सिंपली निकाल लेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R से निकालते हैं ना। अरे ये रेडियस और ये हमारे पास इस आर्क की जो लेंथ होती है वो हो गई। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, थीटा इंटू में आर। डिस्टेंस इसने इतना ही कवर किया है ना, ए से बी तक, यही तो इसका डिस्टेंस हुआ, ए से बी तक डिस्टेंस यही हुआ ना इसका, मतलब कि इस लेंथ की, इसकी जो आर्क की जो लेंथ होगी वही क्या होगा इसका डिस्टेंस। थीटा इज इक्वल टू L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी तक। डिस्टेंस तो आपका कर्व भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2r sin θ/2। आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, 2r sin θ/2 होती है। ओके, वैसे तो मैं आपका इसका प्रूफ भी करवा दूंगी कि आया कैसे। अभी के लिए आप इसको याद रखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होता है, 2r sin θ/2 के इक्वल होता है। अच्छा, इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, एवरेज स्पीड तो इसकी कांस्टेंट है, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से अगर ये मूव कर रहा है तो जितनी इसकी स्पीड है v हम मान के चले तो v रहेगी इसमें। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगी, थीटा की वेरिएशन के साथ वेरी करेगी ना। अरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होती जाएगी, तो इसका मतलब थीटा के साथ जो वेलोसिटी होगी वो तो वेरी करेगी ना। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, थीटा के साथ इसका वेरिएशन कैसे होगा, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको भी डायरेक्ट याद रखो, v sin θ/2 डिवाइडेड बाई θ/2, ये क्या होती है इसकी एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका किसी भी स्क्वायर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, स्क्वायर पाथ पर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या होगा। अब इस स्क्वायर पाथ की जो हमने लेंथ है वो तो लेके चले हम L। ठीक है, स्क्वायर पाथ है तो इसमें हमारे पास A से B तक की लेंथ L रहेगी, B से C तक भी L ही रहेगा, C से D से A सभी में क्या रहेगा आपका L ही रहेगा। ठीक है, अच्छा इसमें A से C तक की ये वाली लेंथ आप बता सकते हो कितनी होगी, ये भी L, ये भी L, तो ये क्या हो जाएगा √of L² + L², तो ये कितना हो जाएगा आपका √2L हो जाएगा। ठीक है,
ओके तो अब इसमें हम देख के चलेंगे कि ए से बी तक में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, बी से सी तक कितनी होगी, सी से डी तक कितनी होगी और डी से ए तक कितनी होगी। ओके तो सबसे पहले मैंने इसमें यहाँ पर एक पूरी की पूरी टेबल बना दी है कि आप ए से बी तक मूव करोगे तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम ए से बी तक के लिए। तो ए से जब पार्टिकल बी तक जाएगा तो इसमें डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, एल डिस्टेंस इसने कवर किया है ना। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट जा रहा है पार्टिकल ए से बी तक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एल डिस्टेंस है, एल ही क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और एवरेज स्पीड चाहिए, आप ए से बी मूव करो, बी से सी से डी से ए, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एवरेज जो इसकी स्पीड है वो कॉन्स्टेंट है, तो सभी केसेस में एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी, वी ही रहेगी। अब वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी तो इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, इसमें हमने पहले बताया था, उस केस में भी था वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी, इसमें भी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। क्या होती है वेलोसिटी, आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होती है ना। तो ए से बी तक के लिए डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा आपका एल, और डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। और टाइम आपका क्या होता है स्पीड की फॉर्म में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही हो जाएगा ना टाइम। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, एल, डिस्टेंस इसने एल कवर किया है, और स्पीड कितनी है इसकी, वी, एल से एल गया तो यहाँ से वी की एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वी आ गई। इसी तरह से इसमें ए से सी के लिए देख के चलेंगे, ए से सी तक के लिए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, पहले पार्टिकल ए से बी जाएगा और बी से सी, तो डिस्टेंस कितना हो गया, एल प्लस में एल, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2l हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी तक जाने के लिए ये पार्टिकल क्यों जाएगा ए से बी और बी से सी, मतलब इसे तो शॉर्टकट पाथ है उसको फॉलो करना है ना डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो शॉर्टकट पाथ। तो शॉर्टकट क्या होगा आपका, ए से डायरेक्ट सी पर जाओ, और इसकी लेंथ हमें पता है कितनी होती है, √2l, तो यही क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी आपकी वी रहेगी, सॉरी एवरेज स्पीड वी रहेगी, एवरेज वेलोसिटी नहीं रहेगी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आएगी v/√2। अभी v/√2 आया कैसे, वो और देख लो। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना था √2l, टाइम आपका t, और टाइम की जगह क्या पुट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस कितना था इसके लिए 2l, और स्पीड की वैल्यू v, यहाँ से l से l गया, ऊपर √2 और नीचे 2, तो 2 को क्या लिख देंगे, अरे इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख लेंगे, एक √2 से √2 गया, यहाँ से v/√2 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, यहाँ से कितना आ जाएगा ये v/√2। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ए से डी तक पार्टिकल जाएगा तो इसमें कितना डिस्टेंस होगा इसका, ए से डी तक, ठीक है। तो पहले ए से बी जाएगा, फिर बी से सी जाएगा, फिर सी से डी, एल एल एल, कितना हो जाएगा इसमें, ए से डी तक 3l आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट पाथ, मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल को ए से बी तक, बी से सी तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टिकल डायरेक्ट जाएगा आपका ए से डी तक मूव करेगा, ए से डी तक, ए से डी के बीच में आपकी लेंथ कितनी है, एल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 0। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, ए से डी तक डिस्प्लेसमेंट है एल, और डिवाइडेड बाई टाइम, और टाइम आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है ए से डी तक 3l, और डिवाइडेड बाई v, अरे स्पीड तो v है ना, तो यहाँ से l से l गया तो कितना आ जाएगा, v/3 क्या हो जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब लास्ट केस कि अगर पार्टिकल ए से चला हो और वापस वो ए पर ही आ जाए, तो इस केस में इसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होगी वो देखो। अब ए से ए तक पार्टिकल आ रहा है तो इसका डिस्टेंस इसने कितना कवर किया होगा, ए से बी गया होगा, बी से सी गया होगा, सी से डी, और फिर डी से ए, तो एल 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 4l आ गया, ठीक है, हो गया फाइनल 4l। अब क्या होगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए तो घूमने की ज़रूरत है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए, अरे इनिशियल और फाइनल पोजीशन से इसकी सेम हो गई, तो इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। पार्टिकल ने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वापस पार्टिकल वहीं पर ही आ चुका है, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। एवरेज स्पीड v रहेगी, सभी के लिए v है। एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 0, 0/t 0। तो ये था अभी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक है वो बिल्कुल खत्म हो
चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, जनरल केस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी स्पीड और वेलोसिटी से हम स्टार्ट करेंगे। स्पीड में हमारे पास एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इनके बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी हम उसी लेक्चर में डिस्कस करके चलेंगे। एंड इन द नेक्स्ट एक स्पेशल वीडियो होगी आपके, जितने भी आपके नीट में और जेई एडवांस में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, हम उनकी 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आएंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, तो जब भी हमारे पास, और सबसे ज़्यादा जिस बच्चे के कमेंट होंगे, मतलब कि जिस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो उसी पर ही हम बनाएंगे जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। ओके, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।